हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का सबसे प्रथम चैप्टर है जैव प्रक्रम। ये बायोलॉजी का सबसे प्रथम चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे जैव प्रक्रम होता है क्या है। जैव प्रक्रम देखिए वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। देखिए अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। हमारे शरीर में जितने सारे मेंटेनेंस होते हैं जिस क्रिया द्वारा, ठीक है, उन्हें ही हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। जैसे हमारे शरीर में खाने का पाचन होता है पाचन तंत्र द्वारा, तो ये एक ऐसा क्रिया है जिससे हमारा शरीर अनुरक्षित हो पाए, ठीक है, अपने आप को मेंटेनेंस कर पाए, उसे ही हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम जब भी एग्जाम में आए तो आप लोगों को लिखना है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए पोषण, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। देखिए पोषक तत्व को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। एक्चुअल देखिए जब भी आप लोग भोजन करते हैं आप लोगों को निम्नलिखित 5 पोषक तत्व उनमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर है वसा, फिर है खनिज, फिर है विटामिन, फिर है स्टार्च। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की भोजन में आपको मिले। अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, दाल में आप लोगों को प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है, दाल में आप लोगों को क्या मिलेंगे, प्रोटीन, ठीक है, दाल में आप लोगों को प्रोटीन मिलेंगे। और जैसे आप लोग शेक वगैरह खाइएगा उनमें आप लोगों को विटामिन मिलेंगे। तो अलग अलग भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। इन सभी पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके इस सभी पोषक तत्वों का उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। इन सभी पोषक तत्वों का उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, पोषक। तो देखिए अब समझिए वह विधि एक ऐसा विधि, इनको उपयोग करने के लिए एक ऐसा विधि जिसके द्वारा जीव को पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है, ठीक है। ऐसा विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर, कहने का मतलब ये समझिए हमको एक ऐसा विधि चाहिए कि हम ये सारे पोषक तत्वों को अपने शरीर में उपयोग कर सकें और उसी विधि को हम लोग पोषण कहेंगे, ठीक है। तो पोषण जब भी आएगा लिखिएगा वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। अब है पोषण की विधियां। देखिए पोषण की 2 प्रकार की विधि होती है पोषक तत्वों को अपने अंदर समाग्रहित करने की, उसे उपयोग करने की। तो 2 विधियों में क्या नाम है, सबसे पहला पोषण का विधि होता है स्वपोषण, फिर होता है परपोषण। देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा, स्व मतलब होता है खुद से, स्व का मतलब खुद से। ऐसा विधि, ऐसा पोषण का विधि जिसमें कोई जीव अपना पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर ना रहे। ऐसा पोषण का विधि जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, ठीक है। तो वैसे पोषण की विधि को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है, ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी, और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज है लिखा हुआ संश्लेषित। संश्लेषित मतलब होता है भोजन के सामग्रित ही यूज किया हुआ वर्ड है। अब देखिए ऐसा विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद संश्लेषित मतलब खुद बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैसा जीव स्वपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं, जस्ट इसके अपोजिट। जो स्वपोषण जो अपने पे निर्भर रहते हैं, किसी और पे निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन परपोषण में क्या होता है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पे या किसी दूसरे पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं, उसे ही परपोषण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, डिपेंड रहते हैं या निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के पोषण को हम लोग परपोषण कहते हैं। कोई दिक्कत, देखिए जो स्वपोषण वाले जीव होते हैं उसको स्वपोषी बोलते हैं और उसके जो पोषण करने की जो विधि है उसे स्वपोषण कहते हैं। जब भी एग्जाम में पूछ ले स्वपोषी किसे कहते हैं तो घबराना नहीं है, स्वपोषण जो जीव करते हैं उसे ही स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषण हम उसे कहते हैं जिस प्रकार के वो पोषण कर रहे हैं उसे ही स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। तो परपोषण का भी वही केस है, इसे भी परपोषी कहते हैं इनके जीव को, लेकिन ये जो विधि है उसे परपोषण कहते हैं। अब देखिए परपोषण के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। स्वपोषण के एक भी प्रकार नहीं है, परपोषण के 3 प्रकार है। देखिए स्वपोषण के अगर आप लोगों को उदाहरण लिखना हो तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को देखिएगा तो हम लोग किसी प्लांट पे निर्भर है, किसी पेड़ पौधा पे निर्भर है या किसी जानवर पे निर्भर है। मान लीजिए गाय का दूध वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो अलग अलग जानवरों पे निर्भर हैं या पेड़ पौधे पे निर्भर हैं, तो हम लोग स्वपोषण नहीं हुए, हम लोग परपोषण हुए, दूसरे पर निर्भर रहे। ठीक है, अब देखिए परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला मृतजीवी पोषण। समझिए मृतजीवी पोषण क्या होता है? ऐसा पोषण जो अपना पोषण किसी मृत जगह से प्राप्त करे। मान लीजिए बारिश का दिन है, पेड़ पौधा गिर गया, वो एक समय आने के बाद वो सर गया, वहाँ पे गल गया। ठीक है, और ये सड़ने और गलने की वजह से ये तरल पदार्थ में बदल गया। तो आप लोग गौर करोगे कि यहाँ पे कुछ समय के बाद गोबर छत्ता नामक पौधे छोटे छोटे आकार के हो गए, छाते आकार के। ऐसे पौधे क्या करते हैं? अपना पोषण सड़े हुए या मृत पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ऐसे जानवर जो मर गए हैं वहां से भी प्राप्त करते हैं या सड़े गले जगह से प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब जो अपना पोषण किसी मृत जंतुओं या पेड़ पौधों से प्राप्त करे, वैसे पोषण को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये अपना पोषण किसी मृत पेड़ पौधे से या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख सकते हो, गोबर छत्ता। क्या लिख सकते हो? गोबर छत्ता, जिसे आप लोग इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। अब देखिए परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? देखिए इसे समझने के लिए आप लोगों को एक चीज़ हम समझाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए एक वायरस है, ठीक है, इस वायरस को हमने निर्जीव पदार्थ के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो ये जो बिहेव करेगी बिल्कुल निर्जीव जैसा। जैसे इस वायरस को हमने सजीव के शरीर में रख दिया तो ये बिहेव करेगी सजीव जैसा। अब देखिए इस चीज़ को याद रखते हुए, जब ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से किसी सजीव के संपर्क में रहकर प्राप्त करें, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे ये निर्जीव था तो कुछ फायदा है नहीं, ना ही खाएगा ना ही पिएगा, लेकिन जैसे सजीव में गया ये अपना पोषण उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनको अपना पोषी बनाकर, उनको अपना होस्ट बनाकर अपना पोषण उससे प्राप्त करते हैं, उसे ही परपोषी कहते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो ऐसे समझिए, ऐसा जीव जो अपना पोषण किसी सजीव के शरीर में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करते हैं, वैसे ही जीवों को परजीवी पोषण कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए प्राणी संपोषण क्या होता है? प्राणी संपोषण बहुत ही इजी है। प्राणी संपोषण उसे कहते हैं जो ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी प्राणी से प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हम लोग जैसे दूध हम लोग पीते हैं, किनका? गाय का दूध पीते हैं, तो किसी प्राणी से प्राप्त कर रहे हैं, तो गाय एक प्राणी है, उनसे प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सा पोषण हो गए? प्राणी संपोषण। तो मनुष्य कौन सा पोषण हो जाएगा? प्राणी संपोषण। उसी प्रकार अमीबा जो भोजन करती है वो एक कोशिकीय जीव का भोजन करती है, वो भी प्राणी हो गया, तो प्राणी संपोषण। मेंढक भी मच्छर वगैरह खाती है, ठीक है, तो वो भी कौन सा ये हो गया? प्राणी संपोषण। तो कहने का मतलब क्या? आप लोगों को सभी का एग्जाम्पल याद कर लेना। कवक का, बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ किनका है? मृतजीवी। परजीवी का है गोल कृमि टाइप पर जो हमारे पेट में होती है। ठीक है, वो कृमि जो हमारे शरीर को सजीव मानकर, ठीक है, हमारा पोषण हमसे प्राप्त कर लेती है, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। तो गोल कृमि हुकवर्म क्या होता है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले समझेंगे प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा। सजीव जगत में देखिए, सजीव जगत पे कहने का मतलब है सबसे पहले 2 प्रकार के जगत होते हैं। सबसे पहला जगत होता है निर्जीव जगत, ठीक है, निर्जीव जगत। दूसरा होता है सजीव जगत। देखिए निर्जीव जगत किसे कहते हैं? निर्जीव मतलब एक्चुअल होता है क्या है? जिसके अंदर जान ना हो। जैसे मान लीजिए कुर्सी के अंदर जान नहीं होता है, लेकिन अगर हम यहाँ रख लेते हैं कुत्ता के अंदर क्या होता है? जान। तो सजीव मतलब जिसके अंदर जान होता है, निर्जीव मतलब जिसके अंदर जान नहीं होता है। तो सजीव जगत में, ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में, किनकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में जब कोई पेड़ पौधा अपने लिए, ठीक है, भोजन बनाती है। कैसे समझिए, जब सूर्य की इस उपस्थिति में जब कोई पेड़ पौधा, ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ग्रहण कर और जल द्वारा, ठीक है, खनिज लवण प्राप्त करने के साथ साथ जल को भी प्राप्त करने के बाद, ठीक है, देखिए सूर्य के उपस्थिति में खनिज जल के संपर्क में जल के साथ, ठीक है, और उसके बाद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, ठीक है,
इन सभी की मदद से एक ऊर्जादायक पदार्थ बनाती है, जिससे इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब समझिए, सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर सोख लेने के बाद अपने जाइलम टिश्यू द्वारा पूरे विखंडित कर देती है, हर भागों में अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवक। अब देखिए, पत्तियों में स्थित हरित लवक क्या होता है। देखिए, जैसे ही आप लोग पत्ती को जूम कीजिएगा, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो आप लोगों को ये छिद्र कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये खुला हुआ स्टोमेटा है। स्टोमेटा को हम लोग रंध्र भी कहते हैं। अब देखिए, स्टोमेटा जो एक्चुअली इस प्रकार के होते हैं, ये पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र इस प्रकार होते हैं। इससे क्या होता है, वायु का विनिमय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये जो आप जो देख रहे हैं साइड में गाढ़ कोशिका, ठीक है, स्टोमेटा का गाढ़ कोशिका, जिसे हम लोग रक्षक कोशिका ही बोलते हैं, बिंदु जैसा, इसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या करते हैं, एक ऊर्जादायक पदार्थ बनाते हैं, इसलिए हम इसे पूरे संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, हमें क्या क्या चीज का जौहरी पड़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, सूर्य की रोशनी का, क्लोरोफिल का, जल का। इसी से अब हम क्या करेंगे, इनके रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल, उनके बाद क्या चीज का जौहरी पड़ा, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, तब जाके क्या बनाया, ऊर्जादायक पदार्थ, जिसे हम लोग C6H12O6 कहते हैं, जिनका केमिकल नाम है ग्लूकोज। फिर 6LO2 निर्माण हुआ, फिर H2O क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को 6 लगा देंगे, H2O को हम यहाँ पे 12 लगा देंगे। ये केमिकल फॉर्मूला है, बैलेंस करते हैं, इसीलिए इतना जरूरी होता है मुझे लगाना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर इनका पूछ ले रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए, तो होगा 6CO2 प्लस 12H2O। तीर के जस्ट ऊपर लिखिएगा सूर्य का प्रकाश, फिर नीचे लिखिएगा क्लोरोफिल। फिर देखिए, ऊर्जादायक जो पदार्थ बनाती है, इसका नाम है ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O। ये आप लोगों को एकदम रट जाना है। ठीक है, ये आप लोगों को इसलिए रटना है क्योंकि बिहार बोर्ड वाले के लिए ये हॉट टॉपिक है। हमेशा हर साल कुछ न कुछ इनसे संपर्क करके पूछ लेते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है। मैंने पहले बताया सूर्य के प्रकाश, फिर मैंने बताया क्लोरोफिल, फिर मैंने बताया जल, फिर मैंने बताया CO2। इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, और इनमें जो मौजूद फोटोन होते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरित कोशिका लवक से प्राप्त होते हैं। हरित कोशिका लवक के अंदर होते हैं क्लोरोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। अब देखिए, जल जड़ द्वारा भूमि से प्राप्त हो जाते हैं। जड़ द्वारा कहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, भूमि से जल। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गए। ये सारे मिलने के बाद क्या होता है, इनमें ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और इस पूरे संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड में पूछा गया था एक बार नहीं 3-4 बार, प्रकाश संश्लेषण क्या, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या, ये समझ गए, इसका रासायनिक समीकरण समझ गए। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक एवं ये बताएं कि वे कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को लिखना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक निम्नलिखित है: सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य का प्रकाश, सूर्य से जो फोटोन द्वारा हमें ऊर्जा मिलते हैं। क्लोरोफिल हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर से मिल जाते हैं। जल जड़ द्वारा भूमि से प्राप्त कर लेते हैं। CO2 वायुमंडल से। देखिए, जड़ द्वारा भूमि से जो प्राप्त करते हैं, फिर अपने पेड़ पौधे के सभी भागों में भेजते हैं एक ऊतक द्वारा, जिसे हम लोग जाइलम ऊतक बोलते हैं, जाइलम टिश्यू। ठीक है, ये ऊतक द्वारा अपने शरीर के सारे भागों में भिजवा देते हैं। अब देखिए, इन प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे। अब एक्चुअली देखिए क्या होता है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में CO2 को शुद्ध करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हरे पौधे क्या करते हैं, जब भी सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी CO2 को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। ठीक है, अब क्या है, रोशनी या दिन में। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कब होगा, वो सूर्य के मौजूदगी में होगा। अगर सूर्य मौजूद होगा तभी होगा। सूर्य कब होता है, दिन में, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होगी, दिन में, रात में नहीं होगी। ठीक, उसके बाद है सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा। देखिए, दरअसल क्या होती है, क्लोरोफिल जो है, वो जो
सौर कहने का मतलब सूर्य से जो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा आती है, उसमें से एक ऊर्जा जिसका नाम है विकिरण ऊर्जा, इस ऊर्जा को क्या करती है, ये कैद कर लेती है। क्लोरोफिल क्या कर लेती है, कैद। जो पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या कर लेते हैं, विकिरण ऊर्जा को कैद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लोरोफिल जैसे विकिरण ऊर्जा को कैद करते हैं, इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्लोरोफिल क्या किए, विकिरण ऊर्जा को कैद कर लिए, फिर उसे क्या किए, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिए। अब देखिए ये रासायनिक ऊर्जा में किसको बदले, नहीं बदले, इनको डिटेल्स में समझिए। विकिरण ऊर्जा को ये जैसे ही कैद किए, ये विकिरण ऊर्जा क्या किया, पत्तियों में मौजूद जो जल थे उनको 2 भागों में बांट दिए। विकिरण ऊर्जा जल को कितने भागों में बांट दिए, 2 भागों में बांट दिए। देखिए जल का फॉर्मूला होता है H2O। H मतलब हो गया हाइड्रोजन और O मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो देखिए 2 भागों में बांट दिए, एक हाइड्रोजन H2O। जल को कितने भागों में बांटे, 2 भाग में जल को, एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन में बांट दिए और ऑक्सीजन में बांट दिए। अब है देखिए क्या, ये जो है स्टोमेटा, स्टोमेटा में क्या होते हैं, ये जो ऑक्सीजन में जो बांटे थे, ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सांस के तौर पे लेते हैं। क्योंकि देखिए सांस हम लोग तभी ले पाते हैं जब वो ऑक्सीजन पेड़ पौधा से बाहर निकलता है। अब देखिए होता है क्या, सेकेंड चीज क्या था, जिनको ये बांटे थे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये क्या करते हैं, वायुमंडल में विसर्जित हो जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे और सेकेंड हाइड्रोजन फिर क्या करते हैं, जो बचे हुए हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर अभिक्रिया करने के बाद वो ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे ऊर्जादायक पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? तो प्रकाश संश्लेषण ऐसा प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होते हैं, कोई भी पेड़ पौधा अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। ये प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि जब वो सूर्य की उपस्थिति में आते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और भूमि द्वारा अपने जड़ों द्वारा जल प्राप्त कर लेते हैं, तब जाकर अपने क्लोरोफिल के हेल्प से वो ऊर्जादायक पदार्थ का निर्माण कर पाते हैं और साथ में ऑक्सीजन और H2O को निर्मित कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण टॉपिक। इनसे ज़्यादा और डिटेल्स में क्लास 10th बोर्ड में और नहीं आते। इनमें आपका जितने सारे ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सारे कवर हो जाएंगे। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमारे जो पाचन तंत्र होते हैं, ठीक है, खाने का जो पाचन तंत्र होता है, ठीक है, वो जिस सिस्टम से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। देखिए ये आप लोग एक आहार नाल का प्रीव्यू ले सकते हैं। सबसे पहले मुख गुहा में भोजन जाता है, उसके बाद जाता है ग्रास नली में, ग्रास नली। उसके बाद भोजन आपका जाता है आमाशय में, ठीक है। उनके बाद भोजन कहाँ जाता है? आमाशय। उनके बाद भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में, जिसे हम लोग पेट बोलते हैं। उसके बाद भोजन जाता है आपका, ठीक है, छोटी आंत में। भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन कहाँ जाएगा? उसके बाद छोटी आंत में। उसके बाद भोजन आपका जाता है बड़ी आंत, बड़ी आंत। फिर आपका बड़ी आंत में जाने के बाद भोजन क्या होते हैं? मल द्वार से बाहर निकल जाते हैं, जिसे गुदा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आहार नाल क्या होता है। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। जब आप पूरे आहार नाल को एक जगह निकाल के पूरा बिछा दोगे, ठीक है, जब आप उसकी लंबाई को नापोगे तो उसकी लंबाई होगी लगभग 8 से 10 मीटर तक, ठीक। अब है ये मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। ये मुख गुहा में शुरू होती है आहार नाल। जो भोजन का जो प्रोसेस होते हैं वो मुंह से शुरू होते हैं, मुंह पे खाते हैं। वहाँ से शुरू होने के बाद ये मल द्वार यानी कि गुदा से होती है, ठीक। इनकी जो शुरू होती है रचना वो मुख गुहा से स्टार्टिंग और एंडिंग होती है गुदा में, जिसे हम लोग मल द्वार कहते हैं। अब देखिए मुख गुहा क्या होता है। गुहा मतलब होता है गुफा, ठीक है, मुंह का गुफा। मुख गुहा मतलब होता है, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा आहार नाल का क्या है? ये सबसे पहला भाग है। खाना के लिए सबसे पहले कहाँ पे आएगा? आहार नाल में। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग है। ये ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। ये क्या होती है? ऊपरी तथा निचली जबड़े से क्या होती है? घिरी। ऊपरी ये वाला जबड़ा और ये नीचे वाला जबड़ा, दोनों से क्या होती है? ये घिरी होती है, ठीक है। उसके बाद है मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचले मांसल होठ होते हैं। ऊपरी गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचले 2 मांसल होठ होते हैं। मांस का 2 होठ होते हैं जो गुहा को बंद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है
मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा के अंदर हम लोग सभी जानते हैं एक जीभ होता है और दूसरा क्या होते हैं, दांत होते हैं। एक जीभ होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, दांत। अब है यहाँ पे दांत। दांत के बारे में हमें पढ़ना। देखिए एक्चुअली दांत के बारे में आपको समझाते हैं। जब आप लोग दांत के बारे में पढ़िएगा तो दांत का जो सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है, सबसे बाहरी परत जो व्हाइट सा होता है, ठीक है, जो आप लोगों को देखते हैं उसे इनामेल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इनामेल। ये सबसे कठोर पार्ट है, ये सबसे कठोर अंग है हमारे शरीर का, सबसे कठोर अंग इनामेल। और दांत का सबसे कठोर अंग कौन सा, इनामेल। उनके बाद जो है ये अंदर का जो पोर्शन है इसे हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, डेंटाइन। अंदर के भाग को क्या बोलेंगे, डेंटाइन। बाहरी परत को इनामेल और अंदर वाले भाग को डेंटाइन। ये बहुत कड़ा होता है, ठीक है। अयस्क में लगभग 32 दांत होते हैं। अयस्क मतलब एडल्ट में जो जवान हो चुके रहते हैं उनके पास टोटल 32 दांत होते हैं। देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कर्तनक। कर्तनक को इंग्लिश में इंसाइजर बोलते हैं। और कर्तनक का काम है किसी भी चीज को काटना। आप लोग अपने दांत पे जो ये वाला जो हिस्सा जो देखते हो बाहर वाला, ये वाला आगे वाला पोर्शन, ठीक है, ये 4 गो जो दांत है, ये 4 दांत को हम लोग बोलते हैं कर्तनक और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंसिजर। इसका काम है किसी भी चीज को काटना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे जो दांत होते हैं, दांत के प्रकार, वो है भेदक। बिल्कुल आपके ऐसे नुकीले जैसे निकले होते हैं, ठीक। इंग्लिश में इसे केनाइन बोलते हैं। यह जो है फाड़ने में काम आता है, ठीक है। इसका काम है किसी भी चीज को फाड़ना। तीसरा है अग्र चवर्णक। अग्र मतलब होता है आगे का, चवर्णक मतलब चौवा, ठीक है, आगे का चौवा। ये 2 जोड़ा करके चौवा है, ठीक है, 2 इधर 2 इस साइड, ठीक है, 2 इस साइड 2 इस साइड। आगे का चौवा उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। इसका काम है किसी भी चीज को पीसना। अब जो आगे इससे और जाइएगा, अब 3 दांत का जोड़ा मिलेगा। 3 दांत का जोड़ा, इसमें क्या होता है, इनका काम होता है किसी चीज को पीसना और इसका नाम होता है चवर्णक। इंग्लिश में हम इसे मोलर कहते हैं। अब देखिए इंसाइजर की संख्या 8 कैसे हुई, केनाइन की संख्या 4 कैसे हुई, वो समझिए। देखिए दांत ऊपर जैसा है, दांत नीचे भी वैसा होगा। तो हम ऊपर का लेते हैं, उसी को डबल कर देंगे, दांत का संख्या पूर्ण जाएगा। मान लीजिए हम इंसाइजर को आई से लिखते हैं, ठीक है, जिसका काम है किसी चीज को काटना। इंसाइजर को आई से लिखे, 1 2 3 4, 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होगा। 4 4 कितना हो गया, 8। उसके बाद है केनाइन। केनाइन 1 2 2 हो गया, 2 अगर ऊपर है तो 2 नीचे होगा तो 2 2 4। उसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या 2 इधर 2 इधर, 2 2 4 4 और वो नीचे भी 4 4 4 8। उसके बाद संख्या है किसका, मोलर का। मोलर का संख्या 3 3 6 और वो नीचे भी 6 6 6 12। सबको जोड़ देते हैं, 12 8 20, 20 और 8 4 12, 20 और 12 32। तो अयस्क में टोटल कितने दांत हो गए।